आइए आज एक ऐसी ऐतिहासिक सच्चाई पर से पर्दा उठाते हैं जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। करीब 200 सालों तक भारत से संपत्ति का एक ऐसा भयानक निष्कर्षण हुआ जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज कोई आम घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी आर्थिक त्रासदी है जिसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए इस पूरी कहानी की गहराई में उतरते हैं। 45 ट्रिलियन डॉलर्स, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अगर इसे हम आज के भारतीय रुपयों में बदले तो ये रकम करीब 45 लाख करोड़ रुपए बैठती है। ये वो अनुमानित संपत्ति है जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से बाहर ले जाई गई। सच मानिए, ये कोई आम व्यापारिक मुनाफा बिल्कुल नहीं था। ये एक बेहद सुनियोजित और विशाल स्तर पर की गई लूट थी। इतनी बड़ी रकम तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जड़ों को पूरी तरह से खोखला करने के लिए काफी है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसके दो सबसे अलग अलग पहलुओं को देखना होगा। एक तरफ थी हमारी वो मशहूर सोने की चिड़िया, जिसका बेहिसाब पैसा और समृद्धि दुनिया भर के व्यापारियों को अपनी ओर खींच लाती थी। और दूसरी तरफ था 19वीं सदी का वो बेबस ग्रामीण किसान जो अपनी ही जमीन पर एक किराएदार बनकर रह गया था। ये सिर्फ एक देश के खजाने का नुकसान नहीं था, ये तो जमीनी स्तर पर हर एक किसान परिवार की रोजमर्रा की दर्दनाक त्रासदी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक साधारण व्यापारी से एक क्रूर शासक बनने के सफर की। कहानी की शुरुआत होती है साल 1600 में, जब लंदन में चंद व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई। फिर 1613 में उन्होंने सूरत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री लगाई। यहाँ तक तो सब व्यापारी था, लेकिन असली खेल पलटा 1757 के बैटल ऑफ प्लासी और फिर 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार को किनारे रखकर सीधे तौर पर राजनीतिक सत्ता और सबसे अहम चीज टैक्स वसूलने के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। अब आते हैं इसके अगले पड़ाव पर, टैक्स और बंगाल की गरीबी पर। सत्ता हाथ में आते ही कंपनी ने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने इलाहाबाद की संधि के तहत नवाबों से टैक्स वसूलने का पूरा हक छीन लिया। और तो और युद्ध के खर्चे की भरपाई के नाम पर बंगाल पर सीधे 3 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना थोप दिया। जरा सोचिए, इसका नतीजा ये हुआ कि करोड़ों रुपए देश से बाहर जाने लगे। बंगाल, जो कभी इस देश का सबसे अमीर और समृद्ध इलाका हुआ करता था, वहां रातों रात भयानक गरीबी छा गई। वहां की स्थानीय संपत्ति तो मानो पूरी तरह से साफ ही हो गई। और ये सब रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे एक बेहद सधी हुई कॉर्पोरेट नीति थी। इसके 4 कदम थे। पहला कदम, राजनीतिक सत्ता और टैक्स के अधिकार हथियाना। दूसरा कदम, स्थानीय लोगों से जी तोड़ टैक्स वसूलना। तीसरा और सबसे क्रूर कदम, उसी टैक्स के पैसे से, यानी हमारे ही पैसे से, भारत का ही कच्चा माल कौड़ियों के भाव खरीदना। और चौथा कदम, उस माल को यूरोप के बाजारों में भारी मुनाफे पर बेचना। इस पूरी साइकिल ने यह पक्का कर दिया कि कंपनी का मुनाफा हमेशा स्थानीय लोगों की जरूरतों से ऊपर रहे। जिससे हम पहुंचते हैं इस सच्चाई पर, अपनी ही जमीन पर किराएदार बन जाना। जरा इस दर्द को महसूस करके देखिए। किसान अपनी ही पुश्तैनी जमीन पर महज एक किराएदार बन गए थे। ब्रिटिश भू राजस्व प्रणालियों यानी लैंड रेवेन्यू सिस्टम का ये सबसे कड़वा सच था। जिन लोगों के पास पीढ़ियों से जमीन का मालिकाना हक था, उनसे वो हक छीन लिया गया और अब उन्हें उसी जमीन पर फसल उगाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत को भारी भरकम टैक्स चुकाना पड़ता था। किसानों पर यह बोझ कितना भारी था। टैक्स वसूलने के लिए जमींदारों को असीमित ताकत दे दी गई थी। किसानों को मजबूर किया गया कि वे अपने खेतों में अपने खाने के लिए अनाज उगाने के बजाय कॉटन और सिल्क जैसा कच्चा माल उगाएं ताकि उसे एक्सपोर्ट किया जा सके। इसका सीधा और भयानक नतीजा ये हुआ कि स्थानीय खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी पूरी तरह से चरमरा गई। गांव के गांव एक ऐसे अंतहीन कर्ज के जाल में फंस गए जिससे बाहर निकलना सच में नामुमकिन था। इसी बीच एक और नीति लाई गई जिसने इस पूरी लूट की आग में घी का काम किया। 1848 का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत। ये एक ऐसा नियम था जिसके तहत अगर किसी भारतीय राजा का कोई सगा बेटा या पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता तो उस राज्य को सीधे ब्रिटिश कब्जे में ले लिया जाता था। सतारा, नागपुर और झांसी जैसी कई बड़ी रियासतों को इसी नीति का इस्तेमाल करके ब्रिटिश टैक्स बेस में शामिल कर लिया गया। इससे राजाओं और आम जनता दोनों पर दबाव और तेज हो गया।
और इन्हीं सब जुल्मों का नतीजा था 1857 का महान युद्ध। आखिर वो कौन सा बर्दाश्त का बिंदु था जहां से पहले स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भड़की? इसके पीछे एक नहीं, कई कारण थे। आम जनता को कुचलने वाले भारी टैक्स, रियासतों का जबरन विलय और राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी इस्तेमाल होने की खबर। इसके अलावा एक बड़ा ही मनोवैज्ञानिक कारण भी था, रहस्यमयी तरीके से गांव-गांव बंटने वाली रोटियां या चपातियां। इन चपातियों ने ब्रिटिश अधिकारियों के मन में एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया था। इन सभी चीजों ने मिलकर सैनिकों, किसानों और उन राजाओं को एक साथ ला खड़ा किया जिनकी सत्ता छिन चुकी थी। हुआ यूं कि 1857 की शुरुआत में वो रहस्यमयी चपातियां तेजी से फैलने लगीं। फिर 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया। देखते ही देखते ये बगावत पूरे देश में फैल गई। हालांकि हथियारों और संसाधनों की भारी कमी के चलते अंग्रेजों ने इस युद्ध को लंबा खींचा और आखिरकार 1858 आते-आते इस बड़े विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया। विद्रोह कुचल दिए जाने के बाद आया 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। सत्ता और संपत्ति दोनों पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकालकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंप दी गई। आसान शब्दों में कहें तो जो लूट अब तक एक व्यापारिक कंपनी कर रही थी, उसे अब आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार का ठप्पा मिल गया था। अब सीधे तौर पर टैक्स की वसूली ब्रिटिश सरकार के पास जाने लगी। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आखिर एक देश का क्या होता है जब उसकी मेहनत की कमाई और संपत्ति को लगातार 200 सालों तक किसी दूसरे साम्राज्य को खड़ा करने के लिए बड़ी ही चालाकी से निकाल लिया जाता है? 45 लाख करोड़ का ये नुकसान महज एक आंकड़ा नहीं है। इसने भारत की पूरी सभ्यता और भविष्य की दिशा ही बदल कर रख दी। इस एक बात में सोचने के लिए बहुत कुछ है।